मुंबई की भीड़-भाड़ के बीच पवई झील के किनारे एक शानदार नया कैंपस आकार ले रहा है, यॉर्क यूनिवर्सिटी का। हाँ, देखने में तो लगता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं, खासतौर पर द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन इन इंडिया के लेख, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मकसद यही समझना है, मतलब क्या विदेशी यूनिवर्सिटीज का भारत आना वाकई एक गेम चेंजर है, या फिर ये सिर्फ पैसे की तंगी से जूझ रहे यूके के लिए एक नया बाजार खोजने की कोशिश है। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, 26-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए यॉर्क और साउथहम्पटन जैसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज तेजी से भारत का रुख कर रही हैं। नीतियां तो बदल गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सिर्फ नियमों के बदलने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर हम मांग और आपूर्ति को देखें तो आंकड़े सच में हैरान करते हैं। 2035 तक भारत में लगभग 7 करोड़ छात्रों के लिए जगह चाहिए होगी। बिल्कुल। और विशेषज्ञ अरित्रा घोषाल का डेटा बताता है कि हर साल 15 से 17 लाख मेधावी छात्र निकलते हैं। हाँ, लेकिन हमारे टॉप टियर संस्थानों में सिर्फ 2 लाख सीटें हैं। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई है, पर उसे दिखाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर है। बहुत सही उदाहरण दिया। मांग बहुत ज्यादा है और आपूर्ति लगभग शून्य है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। यॉर्क की फीस यूके के मुकाबले 50% कम जरूर है, फिर भी ये सालाना 10,000 पाउंड है, मतलब 10 लाख रुपए से ऊपर। क्या ये वाकई आम छात्र के लिए है? हाँ, आपके एनालॉजी तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये ब्लॉकबस्टर हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, सच्चाई यह है कि ये मास मार्केट मॉडल है ही नहीं। विदेशी यूनिवर्सिटीज उन 40 से 50 लाख उच्च मध्यम वर्गीय छात्रों पर नजर गड़ाए हुए हैं जो इतनी भारी फीस दे सकते हैं। ओह, मतलब वे बस उस खाली जगह को भर रहे हैं जहां पैसा तो है, पर देश में टॉप सीटें मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल, वे उन्हीं छात्रों को टारगेट कर रहे हैं। मुझे यहीं पर थोड़ी उलझन हो रही है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं भारत की ही किसी इमारत में बैठकर विदेशी डिग्री क्यों लूंगी? ये एक वाजिब सवाल है। जो लोग ये खर्च उठा सकते हैं, वे तो दशकों से सीधे विदेश ही जा रहे हैं ना। मैंने स्रोत में अंकिता केजरीवाल और उनके बेटे विवान का उदाहरण पढ़ा, जो अमेरिका जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक कागज की डिग्री हासिल करना नहीं है। उन्हें वहां का कल्चर और वर्क एक्सपोजर चाहिए होता है। तो फिर अगर भारतीय कैंपस ये सब नहीं दे सकता, तो क्या ये महज एक महंगा समझौता नहीं बनकर रह जाएगा? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ग्लोबल वीजा नीतियां तेजी से बदल रही हैं। आज विदेश में वीजा नियम लगातार सख्त हो रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। इस वजह से छात्र एक नए तरह के तराजू पर चीजें तौल रहे हैं। मतलब ब्रांड वैल्यू बनाम वीजा जोखिम। जिन छात्रों को वीजा रिजेक्ट होने या पढ़ाई के बाद जबरन वापस लौट आने का डर है, उनके लिए ये कैंपस एक बेहतरीन प्लान भी बन जाते हैं। एकदम सही। आपको बिना किसी भारी इमिग्रेशन रिस्क के एक ग्लोबल ब्रांड की डिग्री मिल जाती है। तो एक तरफ ऐसे छात्र हैं जो ब्रांड और वीजा के बीच झूल रहे हैं, लेकिन अगर हम मान भी लें कि वे भारत में पढ़ने को तैयार हैं, तो क्या हमारे पास उन्हें बिठाने की जगह है? यही तो सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। एनरॉक की रिपोर्ट का डेटा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। इसके हिसाब से इस मांग को पूरा करने के लिए भारत में 30,000 एकड़ जमीन और 100 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और इतना बड़ा निवेश रातों रात आसमान से तो टपकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ एसेट लाइट मॉडल का खेल शुरू होता है। बड़े और शानदार कैंपस बनाने के बजाय ये विदेशी यूनिवर्सिटीज मौजूदा व्यवसायिक इमारतों को किराए पर ले रही हैं। अच्छा, मतलब वे खुद का कुछ नया निर्माण नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसका कारण बहुत सीधा है। उन्हें भारत में फेल होने का डर है। वे शुरुआत में ही अरबों रुपए ईंट और पत्थर में फंसाना नहीं चाहते। समझ गई, वे अपना जोखिम कम रखना चाहते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जरा इस गणित को समझिए। 2024 में भारतीय छात्रों ने यूके जाकर 5.3 बिलियन डॉलर खर्च किए। और इसके उलट यूके भारत में विस्तार करके कितना कमाएगा? स्रोत के अनुसार सिर्फ 67 मिलियन डॉलर। हाँ, जो कि उस 5 बिलियन के सामने बहुत ही मामूली रकम है। मतलब ये तो समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा है। एकदम। ये कोई बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति नहीं है। ये सिर्फ यूके के लिए एक छोटा और कम जोखिम वाला प्रयोग है। वे बस बाजार का मूड भांप रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस विस्तृत चर्चा का निष्कर्ष ये है कि कागज पर ये दोनों के लिए फायदे का सौदा लगता है। हाँ, भारत को एक ग्लोबल ब्रांड मिल रहा है और यूके को एक नया बाजार।
लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी और छात्रों की असली विदेशी वर्क एक्सपोजर की चाहत इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। बिल्कुल, ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और इसी से एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है। सोचने वाली बात है कि अगर विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में केवल किराए की कांच वाली इमारतों से अपनी डिग्रियां बांटने लगेंगी, तो क्या 21वीं सदी में एक पारंपरिक यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके माहौल का कोई महत्व रह जाएगा? या भविष्य में लोग केवल एक विदेशी ब्रांड के लोगों के लिए भारी फीस चुका रहे होंगे? सही कहा। पवई झील के किनारे बन रहे उस नए कैंपस की शांति में शायद इसी बड़े बदलाव की आहट छिपी है।